चलो चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंट्स। 7 पर्सन हैं, 7 पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ने हैं। उसके बाद बेटा उनका टैक्स इंसिडेंट्स। टैक्स इंसिडेंट्स का मतलब रेजिडेंट है तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल हो, नॉन रेजिडेंट है तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल हो। रेजिडेंशियल स्टेटस 7 पर्सन बेटा उसी पैटर्न पे ले रहा हूँ जिस पैटर्न ने क्लास में लिया था। सबसे पहले कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी ऑलवेज और ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। उल्टा बोल दो, इंडियन कंपनी कभी नॉन रेजिडेंट हो ही नहीं सकती। फॉरेन कंपनी या तो रेजिडेंट होगी या फॉरेन कंपनी बेटा नॉन रेजिडेंट होगी। इसके लिए चेक करते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अपने आप में क्राइटेरिया है पर इंटर लेवल पे नहीं है, इसलिए केवल नाम याद कर लेना, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है तो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट मानी जाएगी। अगर फॉरेन कंपनी का पोयम आउटसाइड इंडिया है तो फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। इंडियन कंपनी चाहे पोयम इंडिया हो चाहे पोयम आउटसाइड इंडिया हो, इंडियन कंपनी कभी भी नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती। इंडियन कंपनी ऑलवेज और ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है जी, खत्म करो। कंपनी, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, पोयम चेक नहीं करना। फॉरेन कंपनी पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट बेटा, पोयम आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। पोयम स्टैंड्स फॉर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन अ कंपनी इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया। कंपनी रेजिडेंट कब होती है। कंपनी रेजिडेंट 2 केस में होती है। नंबर 1, इफ इट इज एन इंडियन कंपनी। नंबर 2, इफ इट इज अ फॉरेन कंपनी हैविंग पोयम लोकेटेड इन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन जो बन सकता है, कंपनी नॉन रेजिडेंट कब होती है। पॉइंट नंबर 1, इंडियन कंपनी कभी नॉन रेजिडेंट हो ही नहीं सकती। फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट हो सकती है अगर उसका पोयम कहाँ पर है बेटा, आउटसाइड इंडिया। सब फर्क क्या पड़ता है कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट है तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, वर्ल्ड के किसी कोने में कमाए किसी कोने में मिले, इंडिया में टैक्स लग जाएगा बेटा अगर रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट है तो 2 इनकम पे टैक्स लगता है, इधर अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। इसलिए पढ़ा था ये चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस के स्टेटस के अकॉर्डिंग इनकम निकालना वेरी करता है। ठीक है जी, रेजिडेंट ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, वर्ल्ड के किसी कोने में कमाए किसी कोने में मिले। नॉन रेजिडेंट 2 इनकम टैक्सेबल, इधर अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। पहला पर्सन वाइंड अप हुआ कंपनी। सेकंड, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन। कुल मिला के इंडिविजुअल और एचईएफ को छोड़ के कंपनी तो हो ही गया, उसके अलावा बाकी जो 5% बच गए, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर पर्सन, इनके स्टेटस एक जैसे हैं, या तो ये रेजिडेंट होंगे या ये नॉन रेजिडेंट होंगे। इसके लिए चेक करते हैं बेटा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर जरा सा भी कंट्रोल इंडिया में हुआ या सारा कंट्रोल इंडिया में हुआ, कंट्रोल होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया, तो ये क्या माने जाएंगे बेटा, रेजिडेंट माने जाएंगे। फर्क क्या पड़ेगा, रेजिडेंट हो गए तो ग्लोबल इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, और अगर कंट्रोल 100% आउटसाइड इंडिया है तो क्या माना जाएगा बेटा, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। टैक्स अब भी लगेगा पर केवल 2 इनकम पे, इधर अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। क्वेश्चन फॉर्म में, क्या एक पार्टनरशिप फर्म नॉन रेजिडेंट हो सकती है। यस, अगर 100% कंट्रोल कहाँ पर है बेटा, आउटसाइड इंडिया। क्या बाहर की पार्टनरशिप फर्म इंडिया में रेजिडेंट हो सकती है। यस, अगर उसका जरा सा भी कंट्रोल इंडिया में है या 100% कंट्रोल इंडिया में है। एओपी, बीओआई इंडिया की क्या नॉन रेजिडेंट हो सकती है। यस, अगर 100% कंट्रोल कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया। क्या बाहर की एओपी, बीओआई इंडिया में रेजिडेंट हो सकती है। यस, अगर जरा सा भी कंट्रोल इंडिया में है या 100% कंट्रोल इंडिया में। 2 पर्सन बच गए बेटा, इंडिविजुअल और एचईएफ। थोड़े से लेंदी हैं, पहले बेटा ये फिर निपटा दो, खत्म कर दो। कंपनी, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, पोयम चेक मत करना। फॉरेन कंपनी पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर पर्सन, इकट्ठे निपटाना, सबके आंसर एक जैसे हैं। अगर बेटा इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शली इंडिया है तो रेजिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। फर्क क्या पड़ता है कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट ग्लोबल इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट बेटा आपका
ओनली टू टाइप ऑफ इनकम, इधर अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। इसके बाद एच ले लो, इंडिविजुअल लेंदी है उस पर टाइम लगाऊंगा। एच के 3 स्टेटस होते हैं, आर एंड ओ आर एंड एन ओ आर, एन आर। करेक्ट फॉर्म में रिवाइज करा रहा हूं बेटा, पहले उसको रेजिडेंट करो, फिर रेजिडेंट के बाद या तो ओ आर होगी या एन ओ आर होगी, या एच क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। पहले चेक करते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। एच का जरा सा भी कंट्रोल इंडिया में है या 100% कंट्रोल इंडिया में है तो एच रेजिडेंट होगी। उल्टा बोलो, एच नॉन रेजिडेंट कब होगी बेटा, जब उसका 100% कंट्रोल क्या होगा, आउटसाइड इंडिया, तो एच नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। हाँ, रेजिडेंट हो गई तो उसकी फर्दर 2 कैटेगरी हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ऑर्डिनरली कब होगी बेटा, व्हेन कर्ता सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन, तो होगी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और कर्ता कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर पाया एडिशनल या कोई भी नहीं कर पाया तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब इकट्ठा अगर बोले आर एंड ओ आर एंड एन ओ आर, एन आर एंड ओ आर, तो पहले तो आर करो, व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया एंड कर्ता सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन, तो एच क्या हो जाएगी, आर एंड ओ आर। इसके बाद बेटा आर एंड एन ओ आर, व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया एंड कर्ता सेटिस्फाइज वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन, तो हो जाएगा आर एंड एन ओ आर। एन आर कब होगा बेटा, व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। कर्ता को पिक्चर में तभी लाना जब एच रेजिडेंट है। अगर एच नॉन रेजिडेंट है, कर्ता से कोई लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में परेशान कर देगा बेटा, एच 100% कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, कर्ता का क्या स्टेटस है बेटा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड थी, कुछ करना ही नहीं। कर्ता पिक्चर में तब आएगा जब एच रेजिडेंट है। अगर एच नॉन रेजिडेंट हो गई किसके कारण, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के कारण, कर्ता से कोई लेना देना नहीं है बेटा। ठीक है जी, तो एच के कितने स्टेटस, 3, आर एंड ओ आर एंड एन ओ आर, एन आर। वाइंड अप करो जल्दी से, आर एंड ओ आर, व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया एंड कर्ता सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन। आर एंड एन ओ आर, व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया एंड कर्ता सेटिस्फाइज वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन, कोई एक या कोई भी नहीं। और एन आर कब होगा बेटा, when control and management is wholly situated outside India। अब मेन बचता है इंडिविजुअल, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, उसमें टाइम लगाता हूँ, जरा 2-3 अलग अलग एंगल से रिवाइज कराता हूँ, प्रवचन सुनने पे ध्यान दो बस। इंडिविजुअल के 3 स्टेटस होते हैं, आर एंड ओ आर एंड एन ओ आर, एन आर। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट बोलना, नॉन रेजिडेंट इंडियन मत बोल देना, NRI वो अलग से डिफाइन है, केवल आर एंड ओ आर एंड एन ओ आर, एन आर। आर एंड ओ आर कब होता है, क्राइटेरिया दिमाग में सेट करो, जब वो कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे एंड एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड कर दे, तो होगा आर एंड ओ आर। व्हेन ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन, आर एंड ओ आर। आर एंड एन ओ आर कब होगा बेटा, जब वो कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करे एंड एडिशनल कोई एक करे या कोई भी सेटिस्फाई ना करे, आर एंड एन ओ आर। इंग्लिश में बेटा, व्हेन ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड सेटिस्फाइज वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन, तो हो जाएगा आर एंड एन ओ आर। इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट कब होता है, व्हेन ही डज नॉट सेटिस्फाइज एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए तो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होता है। 2 बेसिक कंडीशन है, 2 एडिशनल कंडीशन है। पहले बेसिक कंडीशन पे आओ बेटा। फर्स्ट बेसिक कंडीशन सीधा करेक्ट फॉर्म में सिलेबस में 24-25 है, 24-25 में वो 182 दिन या उससे ज़्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। ही शुड बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। लिखने के लिए ठीक है, समझने के लिए, करंट ईयर 24-25 में वो 182 दिन या उससे ज़्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। अगर सेटिस्फाइड है फर्स्ट कंडीशन तो रेजिडेंट, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो सेकंड पे चलते हैं।
डायरेक्ट कभी सेकंड कंडीशन चेक नहीं होती, पहले फर्स्ट करते हैं, उसके बाद क्या जाया जाता है बेटा, सेकंड पे जाते हैं। सेकंड पे तब जाते हैं जब फर्स्ट सेटिस्फाइड नहीं होती। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, वो बोलती है करंट ईयर 24-25 में 60 दिन या उससे ज़्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए, एंड उससे ठीक पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा के लिए होना चाहिए। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं 60 + 365। 60 इन करंट ईयर 24-25, 365 इन पास्ट 4 ईयर। सर क्या ऐसे कर सकते हैं 5 सालों में 425 दिन? ना, टोटल मत कर देना, 60 अलग है, 365 अलग है, और ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए। 24-25 में कितने दिन? 60 डेज और मोर। उससे ठीक पहले के 4 साल 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, इन 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए बेटा, 24-25 में 60 और उससे पहले के 3 सालों में 365, तो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी। 24-25 में 60 है, पहले के 4 सालों में 365 नहीं है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। या पहले के 4 सालों में 365 है पर करंट ईयर में 60 दिन नहीं है, तो भी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। सेकंड कंडीशन के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 24-25 में 60 दिन या उससे ज़्यादा, पार्ट 2 पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा। जब ये 182 दिन निकालें या 60 दिन निकालें या पिछले 4 सालों के 365 दिन निकालें, 3-4 प्रिंसिपल याद रखना। नंबर 1, इट मे बी इन कंटिन्यूटी, इट मे बी इन बिट्स एंड पीसेस। ये लगातार भी हो सकते हैं, ये बिट्स एंड पीसेस में भी हो सकते हैं। विराट कोहली साहब बेटा अप्रैल में इंडिया से बाहर गए, मई में आ गए, जून में गए, जुलाई में आ गए, सितंबर में गए, दिसंबर में आ गए। लॉसेज इकट्ठा चेक करो। कंटिन्यूटी में भी हो सकता है, बिट्स एंड पीसेस में भी हो सकता है। वो इंडिया में एक जगह भी हो सकता है, डिफरेंट प्लेसेस पे भी हो सकता है। कुछ टाइम दिल्ली में लगाया, कुछ टाइम मुंबई में लगाया, कुछ टाइम चेन्नई में लगाया। लॉसेज इंडिया में चेक करना है। इट मे बी इन continuity, it may be in bits and pieces, it may be at one place, it may be at different places, it may be in landmass, even it may be in territorial water of India। मैं ONGC का एम्प्लॉय, मेरी पोस्टिंग ही पानी में हो रखी है। ये पानी में क्या कर रहा है नालायक? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल क्या कर रहा है बेटा? वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसकी पोस्टिंग ही पानी में है। वो पानी भी क्या माना जाएगा? इंडिया में माना जाएगा। तो चाहे आप लैंड मास पे हो, चाहे आप टेरिटोरियल वाटर में हो, चाहे आप एक जगह हो इंडिया में, चाहे आप डिफरेंट प्लेसेस पे हो, चाहे आप कंटिन्यूटी में हो, चाहे आप बिट्स एंड पीसेस में हो, आप बेटा जब भी कंप्यूट करें 182 दिन या 60 दिन या 365 दिन या एडिशनल कंडीशन में 730 दिन पढ़ाऊंगा अभी मैं, ये जब भी काउंट करें, इट मे बी इन continuity, it may be in bits and pieces, it may be at land mass, it may be in territorial water, it may be at one place, it may be at different place। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस दिन इंडिया से बाहर गया और जिस दिन इंडिया में आ रहा है, ये दोनों दिन इंडिया में काउंट माने जाएंगे। The day of arrival in India and the date of departure in India both shall be counted in India। एक एक्सेप्शन मिलेगी इसकी, वो जब मिलेगी तब देख लेंगे। अभी बेसिक कंडीशन क्या है? जिस दिन गया, जिस दिन आया, वो दोनों दिन इंडिया में काउंट माने जाएंगे। एक बार दोबारा रिवाइज कराओ जरा बेसिक कंडीशन क्रक्स फॉर्म में। नंबर 1, 24-25 में, बोलो बेटा नींद आ जाएगी नहीं तो, 24-25 में वो 182 दिन या उससे ज़्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए, फुल स्टॉप। सेकंड पे तब जाते हैं जब फर्स्ट सेटिस्फाइड नहीं होती। सेकंड कंडीशन 24-25 में 60 दिन या उससे ज़्यादा, एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा। एंड है 60 एंड 365, 60 और 365 नहीं है। ठीक है जी। अब जब भी ये दिन निकालेंगे, थंब रूल याद रखने हैं। कंटिन्यूटी में भी हो सकते हैं, बिट्स एंड पीसेस में भी हो सकते हैं, एक जगह भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्लेस पे भी हो सकते हैं, लैंड मास पे भी हो सकते हैं, टेरिटोरियल वाटर में भी हो सकते हैं। और जिस दिन इंडिया में आएगा और जिस दिन इंडिया से जाएगा, ये दोनों कहां पर काउंट होंगे बेटा? इंडिया में काउंट माने जाएंगे। मेरी आज 10 नवंबर की फ्लाइट है, मैं इंडिया से बाहर गया और 25 दिसंबर को मैं वापस इंडिया में आया, तो 10 नवंबर इंडिया में माना जाएगा। 25 दिसंबर चाहे रात के 11 बजे की फ्लाइट हो तो भी वो इंडिया में ही माना जाएगा। डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर बोथ शैल बी काउंटेड इन इंडिया। बेसिक कंडीशन 2 ही थी बेटा, कोई भी एक सेटिस्फाइड हो गई तो रेजिडेंट है, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाया तो वो क्या हो जाएगा बच्चे? नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अगर रेजिडेंट हो गया तो आगे बढ़ना पड़ता है, ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरली है। इसके लिए एडिशनल कंडीशन दी 2, अगर दोनों सेटिस्फाइड हैं तो
ऑर्डिनरली। अगर दोनों में से कोई एक सेटिस्फाइड है या कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट ऑर्डिनरली। एडिशनल कंडीशन तभी चेक करना जब वो रेजिडेंट है। अगर नॉन रेजिडेंट हो गया, मैटर इज ओवर। अगर नॉन रेजिडेंट हो गया, कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, मैटर इज ओवर। एडिशनल कंडीशन पिक्चर में ही नहीं आएंगी। एडिशनल कंडीशन पिक्चर में तब आएंगे बेटा जब वो रेजिडेंट हो जाएगा। दो एडिशनल कंडीशन है। पहली एडिशनल कंडीशन वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 24-25, उससे ठीक पहले के 10 सालों में किसी भी 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए। सिलेबस में 24-25 है बेटा, 24-25 से ठीक पहले के 10 साल, 23-24, 22-23, 21-20 उल्टे गिनते रहना यार। जो भी 10 साल बन रहे हैं, इन 10 में से कम 2 सालों में वो रेजिडेंट होना चाहिए। और रेजिडेंट कैसे होता है? या तो 182 दिन है या 60 + 365 डेज है। तो पहली कंडीशन पिछले 10 साल, करंट ईयर नहीं, 24-25 नहीं, उससे ठीक पहले के 10 सालों में क्या होना चाहिए बेटा? वो 2 साल कम से कम रेजिडेंट होना चाहिए। और रेजिडेंट कैसे होता है? या तो 182 दिन है या 60 + 365 डेज है। सेकंड कंडीशन एडिशनल बेटा, करंट ईयर को छोड़ दो 24-25 को, उससे ठीक पहले के 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। 730 डेज और मोर इन 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। एक क्रक्स याद रखना, एडिशनल कंडीशन में चाहे 10 में से 2 हो, चाहे 7 में 730 दिन हो, करंट ईयर को छोड़ना है। 24-25 को छोड़ के उससे ठीक पहले के 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट। सेकेंड कंडीशन बेटा, 24-25 को छोड़ के उससे ठीक पहले के 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा। तो 2 बेसिक कंडीशन हो गई, दोनों एडिशनल कंडीशन हो गई। ऊपर से जरा कंडीशन बोलना चारों। पहली बेसिक कंडीशन 24-25 में 182 दिन या उससे ज़्यादा, फुल स्टॉप। सेकेंड बेसिक कंडीशन 24-25 में 60 दिन या उससे ज्यादा, एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा, फुल स्टॉप। पहली एडिशनल कंडीशन 24-25 को छोड़ के उससे ठीक पहले के 10 सालों में किसी भी 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए। सेकेंड एडिशनल कंडीशन बेटा, 24-25 को छोड़ के उससे ठीक पहले के 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा के लिए वो इंडिया में होना चाहिए। क्राइटेरिया बोलो आर एंड ओ आर का, कोई भी एक बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। आर एंड एन ओ आर, कोई भी एक बेसिक कंडीशन, एडिशनल कोई एक या कोई भी सेटिस्फाइड ना हो। एनआर, वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड ना करता हो। ये तो है सिंपल प्रोविजन। अब आप थोड़ी टेक्निकलिटीज की तरफ चलते हैं। 3 केसेस ऐसे हैं जहां केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखनी है। इसे 2-3 बार रिवाइज कराऊंगा, सेट कर लेना दिमाग में बेटा। 3 कंडीशन ऐसी हैं जहां केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करते हैं, 182 दिन वाली। 60 + 365 देखनी भी नहीं, शायद वो सेटिस्फाइड हो, पर हमें चेक भी नहीं करनी। इन द फॉलोइंग 3 केसेस ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ 182 डेज शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। फोकस लेना चाहूंगा, 60 + 365 चेक मत करना, शायद वो सेटिस्फाइड हो। लॉ ने मना कर दिया, चेक केवल क्या करेंगे? 182 दिन वाली कंडीशन चेक करेंगे। फोकस मेरे ऊपर रखो बेटा। सबसे पहला, एक इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहता है, लॉ से जाइए, हम 182 दिन वाली कंडीशन चेक करेंगे। लॉजिक समझाता हूं बेटा। आपने सीए क्वालिफाइड करी, आपका रिजल्ट आ गया, इन्फोसिस ऑस्ट्रेलिया से आपको जॉब का ऑर्डर मिल गया, इनकम टैक्स एक्ट सर के ऊपर खड़ा हुआ है, 29 मई से पहले इंडिया छोड़ो। अगर 29 मई के बाद आपने इंडिया छोड़ा, तब आप बर्बाद हो जाओगे बेटा आप, क्योंकि अप्रैल के 30 दिन, 30 मई को गए बेटा, आपके मई के भी 30 दिन, आपके इंडिया में 60 दिन हो जाएंगे। और पहले के 4 सालों में आपके 365 हैं, कभी इंडिया से बाहर गए नहीं, आप क्या हो गए? रेजिडेंट। और मजे की बात है, ऑस्ट्रेलिया जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां के भी रेजिडेंट हो गए, डबल मार पड़ेगी। इंडिया में भी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, ऑस्ट्रेलिया में भी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास रिक्वेस्ट गई, ये कैसा कानून आपने बना रखा है कि 29 मई से पहले इंडिया छोड़ो, इसका कुछ करो। बड़ी मुश्किल से सीए क्वालिफाइड हुआ हूं, बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है आउटसाइड इंडिया। तो लॉ चेंज हुआ था, छोड़ो 60 + 365, कितने चेक करेंगे? 182 डेज। टाइम बढ़ा दिया क्योंकि रिजल्ट लेट आना ना आपका, आपके लिए नहीं है वो, एग्जांपल में समझा रहा हूं। टाइम बढ़ा दिया, 59 डेज को हटा के क्या कर दिया? 182 डेज। 182 दिन से पहले इंडिया छोड़ दियो। नॉन रेजिडेंट है, अगर 182 दिन हो गए चपेट पड़ेगी, रेजिडेंट हो जाएंगे। 3 गुना टाइम कर दिया। तुम रट लो, मैं लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा था, समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं याद कर लो बेटा। पहला एक्सेप्शन क्या है? इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है,
तो हम 182 दिन चेक करेंगे। 182 से पहले छोड़ देगा तो नॉन रेजिडेंट, 182 या उसके ज़्यादा हो गए तो रेजिडेंट हो जाएगा। सेकंड कंडीशन चेक मत करना, बार बार बोल रहा हूं, चाहे 60 + 365 सेटिस्फाइड क्यों ना हो, देखना ही नहीं है। सेकंड, मैं इंडियन सिटीजन हूं, शिपिंग कंपनी में काम करता हूं एज ए क्रू मेंबर। शिपिंग कंपनी में दिक्कत है, पोर्ट पे खड़ी हुई है, शिपिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, गुड्स की लोडिंग में टाइम लगता है, अनलोडिंग में टाइम लगता है। अगर मेरे 60 दिन हो गए मैं तो मरा, पहले के 4 सालों में मेरे 365 दिन हैं, मैं तो रेजिडेंट हो जाऊंगा। और जिस कंट्री में मैं जा रहा हूं फिर वहां पर टाइम लगेगा लोडिंग अनलोडिंग में, पता चले मैं वहां का भी क्या हो गया, रेजिडेंट हो गया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास रिक्वेस्ट पहुंची, सर हमारा भी कुछ करो, ये पोर्ट पे खड़े हुए हैं वेसल, बड़े बड़े वेसल हैं, लोडिंग में टाइम लग रहा है, लोडिंग में टाइम लग रहा है। लो लिबरल हुआ, सेकंड एक्सेप्शन में ये डाला, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आप शिपिंग कंपनी में काम करते हैं एज ए क्रू मेंबर, कितने दिन चेक करेंगे बेटा, 182 दिन क्या करने हैं, चेक करने हैं। 182 दिन से पहले इंडिया छोड़ देना, तो आप क्या हो जाओगे बच्चे, नॉन रेजिडेंट। अगर 182 दिन हो गए तो हम मजबूर हैं, आप इंडिया में रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। पहली एक्सेप्शन दोबारा बोलना, इंडियन सिटीजन कहाँ जा रहा है, आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। नंबर 2, इंडियन सिटीजन काम करता है शिपिंग कंपनी में एज ए क्रू मेंबर। तीसरी एक्सेप्शन पे जरा फोकस रखना बेटा, एक इंडियन सिटीजन, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो आउटसाइड इंडिया रहता है, उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख रुपए तक है और वो इंडिया में आता है विजिट के लिए। ये पॉइंट दोबारा याद करो, रटो, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिजाइड्स आउटसाइड इंडिया, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम अप टू 15 लाख। 15 लाख से ज्यादा होगा तो क्या होगा, बाद की बात है। ये किसके ऊपर लगेगा, अप टू 15 लाख, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम अप टू 15 लाख। और ये इंडिया में क्या करने आ रहा है बेटा, विजिट के लिए इंडिया में आता है। एग्जाम्पल से सुनीता विलियम बेटा यूएसए की सिटीजन है पर इनकी जड़ें इंडिया में है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इनका मन करता है इंडिया में आने का, इनका मन करता है इंडिया को विजिट करने का, पर इनकम टैक्स सर के ऊपर खड़ा हुआ है। 60 दिन से पहले इंडिया छोड़ दो, नहीं तो ये मर जाएंगे, इधर भी रेजिडेंट हो जाएंगे और पता चले यूएस में भी क्या हो गए, रेजिडेंट हो गए। फिर इनको एक्सेप्शन दी थी, आप आइए इंडिया विजिट कीजिए, हटाओ ये 60 दिन वाली कंडीशन, हम आपके कितने दिन कर देते हैं, 182 दिन कर देते हैं। बात भी ठीक है, 60 दिन में होना क्या है, तो लो ने कितना 3 गुना कर दिया, 182 दिन की कंडीशन कर दी। पर आ कौन रहा है चेक कर लेना। नंबर 1, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिजाइड्स एब्रॉड, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम अप टू, एबव नहीं है, एबव के प्रोविजन अलग है, अप टू 15 लाख, कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस। ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड हैं तो 182 दिन वाली कंडीशन देखनी है। अगर 182 दिन से कम है तो नॉन रेजिडेंट, 182 दिन या उससे ज्यादा हो गया तो रेजिडेंट होगा। तीनों एक्सेप्शन समझ में आई बेटा, एक बार लास्ट टाइम मैं चाहूंगा बोलो करेक्ट फॉर्म में। नंबर 1, इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। नंबर 2, इंडियन सिटीजन शिपिंग कंपनी में काम करता है एज ए क्रू मेंबर। नंबर 3, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिजाइड्स एब्रॉड, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम अप टू 15 लाख। अभी फोकस लेता हूं इसके ऊपर, कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस। 182 दिन से कम है तो नॉन रेजिडेंट, 182 दिन या उससे ज्यादा है तो रेजिडेंट होगा। लो से पूछा गया जी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, भारतीय मूल का नागरिक, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे माना जाए। लॉ से आप जिसको चेक कर रहे हो कि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या नहीं, मैं सुनीता विलियम को चेक कर रहा हूं कि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या नहीं। या तो सुनीता विलियम खुद, या उसके मम्मी पापा, या उसके दादा दादी, या उसके नाना नानी, अच्छा ऐसे खुद, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स दोनों साइड के, पैटर्नल साइड के भी, मैटरनल साइड के भी, इन सातों में से कोई भी एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, 1947 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुआ है, इधर इन इंडिया और इन पाकिस्तान और इन बांग्लादेश, तो सुनीता विलियम क्या मान ली जाएंगे बेटा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान ली जाएंगी। ऋषि सुनक साहब, इसको चेक कर रहा हूं बेटा मैं, यूके के क्या रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वहां के सिटीजन हैं, इन्हें चेक कर रहा हूं कि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या नहीं। क्राइटेरिया बताओ क्या होगा, या तो ऋषि सुनक साहब खुद,
या उनकी मम्मी या उनके पापा या उनके दादा या उनकी दादी या उनके नाना या उनकी नानी। 7 हो गए बेटा। इन 7 में से कोई भी एक 15 अगस्त 1947 से पहले या तो इंडिया में पैदा हुआ है या पाकिस्तान में पैदा हुआ है या बांग्लादेश में पैदा हुआ है। तो ऋषि सुनक साहब क्या मान लिए जाएंगे बेटा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लिए जाएंगे। सब फर्क क्या पड़ेगा? अगर ये छोटे हैं, 15 लाख तक वाले हैं, अगर ये छोटे एसएससी हैं जिनकी टोटल इनकम 15 लाख तक है, तो इंडिया में आइए आप विजिट करने, हम 182 दिन क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। 182 डेज, उससे पहले छोड़ देना तो नॉन रेजिडेंट। अगर 182 हो गए तो आप क्या हो जाएंगे? रेजिडेंट होंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में मत फंस जाना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फॉरेन सिटीजन को चेक करते हैं, इंडियन सिटीजन को चेक करने मत बैठ जाना। दीपक जैन बोर्न एंड बॉट अप दिल्ली, पेरेंट्स बोर्न एंड बॉट अप हरियाणा, ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न एंड बॉट अप हरियाणा, तो मेरे को मत बोल देना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, नहीं तो हम सारे हो जाएंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मैं भारतीय नागरिक हूं, भारतीय मूल का नागरिक नहीं हूं। रट लो, फॉरेन सिटीजन को चेक करते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या नहीं है। इंडियन सिटीजन को चेक करने मत बैठ जाना, नहीं तो सारे क्राइटेरिया में फिट बैठ जाएंगे। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं यार, 1981 दिल्ली, पेरेंट्स 1950 हरियाणा, ग्रैंड पेरेंट्स बेटा 1920 लेटर से वो भी हरियाणा, तो डेफिनेशन के हिसाब से तो मैं तो हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं हूं। हु एम आई? इंडियन सिटीजन। सर कहना क्या चाह रहे हो? धीरे धीरे बोलो भाई। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उसको चेक करते हैं जो फॉरेन सिटीजन है, फिरंगी है, उसकी जड़ें देख रहे हैं इंडिया में है या नहीं है। अपने आप को मत चेक करने लग जाना, इंडियन सिटीजन को चेक नहीं करते। याद हो गया होगा? हाँ। पहली कंडीशन, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। रहता कहां पर है? आउटसाइड इंडिया। इंडिया में करने क्या आ रहा है? विजिट। याद रखना, आने का पर्पस विजिट है, जाने का पर्पस एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ये प्रभु, पहली कंडीशन में कौन जा रहा है बाहर? इंडियन सिटीजन, एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तीसरी कंडीशन में आ कौन रहा है? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जा कौन रहा था? इंडियन सिटीजन। किस चीज के लिए? एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आ कौन रहा है? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। करने क्या हो रहा है? विजिट। किस चीज के लिए आ रहा है? विजिट के लिए इंडिया पे आता है। और वो छोटा है। छोटा कब होगा? जब टोटल इनकम कहां तक है? 15 लाख। टोटल इनकम में क्या क्या आता है? अब सुनने पे ध्यान देना। इंडियन इनकम सारी, बाहर की 2 इनकम। इंडियन इनकम सारी, बाहर की 2 इनकम। कौन सी 2? या तो बिजनेस से है या प्रोफेशन से है, विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इंडिया की सारी, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूर अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू एक्रूर अराइज इन इंडिया। इतना सारा बोलूंगा, छोटा करके बोलो ना। इंडिया वाली सारी, बाहर वाली 2। कौन सी 2? या तो बिजनेस से है या प्रोफेशन से है, विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। सर इंग्लिश में बोल के दिखाना। 5 इनकम आती हैं। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इतना सारा बोलूंगा बेटा, ये तो एग्जाम की डेट ही निकल जाएगी। छोटा सा 15 लाख में क्या आएगा? बेइज्जती हो गई। 15 लाख में क्या आएगा? इंडिया इनकम सारी, बाहर वाली 2, बिजनेस से या प्रोफेशन से, विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये समस्या है, ये 15 लाख ही कंप्यूट नहीं होगा, आगे तो याद हो जाएगा। ये मेरा भरोसा है बेटा आप पे, आपसे 15 भी नहीं निकलेगा कि 15 तो पता चलेगा, 15 भी बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। आगे तो आपको याद होगा कि 182 दिन से कम है तो आपका नॉन रेजिडेंट, अदरवाइज क्या हो जाएगा? रेजिडेंट। सर 15 के लिए चाहिए क्या क्या? इंडिया वाली सारी, बाहर वाली 2 किससे? सैलरी से और हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस से और प्रोफेशन से, और वो भी कंट्रोल कहां से? इंडिया। तो ये आएगा टोटल इनकम में। 15 लाख तक है तो केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 दिन वाली। अगर 15 लाख से ज्यादा है, कहानी अलग है। उस पर जरा 1 मिनट के बाद पहले जरा तीनों एक्सेप्शन बेटा कोई एक सुना दो, मुझे लगे कि आप सुन रहे हो। 3 एक्सेप्शन किस चीज की हैं? पहले तो हेडिंग बता। शुक्र है। 3 केसेस में केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखनी होती है, 182 दिन वाली। 60 + 365 देखना भी मत, झांकना भी मत, चाहे वो सेटिस्फाइड ही क्यों ना हो। बता भाई पहली कंडीशन।
शुक्र है। इंडियन सिटीजन वेंट अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्पस, तो केवल फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। सेकंड बता भाई। इंडियन सिटीजन किसके लिए आता है? क्रू मेंबरशिप के लिए नहीं आ रहा, नालायक। शिपिंग कंपनी में काम कर रहा है एज ए क्रू मेंबर। क्रू मेंबर का मतलब जो शिप पे ही काम करते हैं, कैप्टन, जो बाकी जो भी नालायक होते हैं, ठीक है जी। और तीसरी एक्सेप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिजाइड्स अब्रॉड, टोटल इनकम अप टू 15 लाख, कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस, वेयर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स फिरंगी, नॉन रेजिडेंट जो था वो, क्या नाम था नालायक का, फॉरेन सिटीजन, या तो वो खुद या उसके मम्मी पापा या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी, कोई भी एक, सातों नहीं, कोई भी एक अगर 15 अगस्त 1947 से पहले या तो इंडिया में पैदा हुए हैं या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, और जो 15 लाख की टोटल इनकम निकालेंगे उसमें बेटा इंडिया वाली सारी लेनी है, बाहर की केवल 2, बिजनेस वाली या प्रोफेशन वाली, विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी। 5 मिनट का डीपली फोकस रखना बेटा मेरे ऊपर। सर अगर 15 लाख तक है तो केवल ये कंडीशन थी, अगर 15 लाख से ज्यादा है लो क्या बनेगा? इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिजाइड्स अब्रॉड, टोटल इनकम एक्सीड्स 15 लाख, कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस। 5 मिनट डीपली फोकस रखना। अगर 0 डेज से लेके बेटा आपका 119 दिन है, नॉन रेजिडेंट। 0 दिन से लेके अगर 119 दिन तक के लिए है, नॉन रेजिडेंट। 120 दिन या उससे ज्यादा 181 दिन तक है, एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन है, तो बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और अगर 182 दिन या उससे ज्यादा है तो रेजिडेंट। ये क्या हुआ? दोबारा, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आउटसाइड इंडिया रहता है, टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इंडिया में विजिट के लिए आता है, अपनी तरफ से नाम दे रहा हूं बड़ा एसएससी, इतना सारा बोलूं, एक एब्रीवेशन दे रहा हूं बड़ा एसएससी, क्योंकि बाकी दिन भी तो याद हो। 15 लाख तक वाला चिल्लड़, छोटा एसएससी, 15 लाख से ऊपर वाला बड़ा एसएससी। छोटा एसएससी का लो क्या है? 182 दिन। छोटे एसएससी का लो क्या है? 182 दिन। बड़े एसएससी का लो क्या है? फोकस रखना, 0 से 119 दिन। सर बुक में लिखा हुआ है लेस देन 120 दिन, एक ही तो बात है। अरे 120 दिन से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 दिन से लेके अगर 119 दिन तक है, आंसर नॉन रेजिडेंट होगा। अगर 120 दिन से लेके 181 दिन तक है, एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन है, तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा। एडिशनल कंडीशन देखनी ही नहीं। सर एक बार दोबारा बोलो ना, दोबारा। अगर 120 दिन या उससे ज्यादा है, 181 दिन तक है, एंड पहले के 4 सालों में क्या है बेटा? वो 365 दिन या उससे ज्यादा है, तो उसका स्टेटस रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा। एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करनी। और अगर 182 दिन या उससे ज्यादा है तो रेजिडेंट होगा। ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरली है, एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ये कैसा कानून बना दिया? एक बार दोबारा ऐसे मत देखो बेटा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। 15 लाख तक या 15 लाख से ज्यादा, दोनों इकट्ठे करता हूं। 15 लाख तक है तो 182 दिन से कम है तो नॉन रेजिडेंट, 182 दिन या उससे ज्यादा है तो रेजिडेंट, ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरली है, एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ेगी। याद हुआ? तो ये वाला भी याद हो जाएगा। अगर 15 लाख से ज्यादा है, 3 केस बनेंगे। पहला, अब बोलो, 0 से लेके 119 दिन तक इंडिया में है तो आंसर सीधा नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अगर 120 दिन या उससे ज्यादा लेके 181 दिन तक है, 181, एक तो हिंदी में कंफर्टेबल हो या नहीं हो, एंड अच्छा हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है ना, लाइक he should be in India for a period of 120 days or more but up to 181 days and 365 days or more in immediate past for year। हिंदी ठीक है। करंट ईयर में वो बेटा 120 दिन या उससे ज्यादा 181 तक है, एंड पहले के 4 सालों में 365 है, तो वो क्या हो जाएगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन चेक भी मत करना। और अगर वो 182 दिन हो गया तो नॉर्मल केस, रेजिडेंट है। ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली के लिए एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। फोकस रखना जरा। 0 से 119 दिन है, आगे कुछ नहीं करना बेटा, नॉन रेजिडेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, बेंच पे खड़े हो जाना, मन से धन्यवाद देना एग्जामिनर को, बैठ जाना। अगर 0 से 119 है फिर तो कुछ भी नहीं करना ना, नॉन रेजिडेंट। मजे की बात है बेटा, 120 से लेके 181 है। अब रुक जाना, चेक करना क्या पहले के 4 सालों में 365 है? अगर है तो आंसर क्या होगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन देखनी नहीं। मजे की बात, सर करंट ईयर में तो 120 दिन या 181 था, पहले के 4 सालों में 365 नहीं था।
हम लो सीधा पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं। हमने सीधा पढ़ लिया कि भैया 120 से लेके 181 तक है, एंड पहले के 4 सालों में 365 है, तो आर एंड एन ओ आर। करंट ईयर में 120 से लेके 81 है, पर पहले के 4 सालों में 365 नहीं है, एन आर, नॉन रेजिडेंट। और लास्ट वाला तो सिंप्लीफाइड है बेटा आपका, 182 दिन या उससे ज़्यादा है तो रेजिडेंट, ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली के लिए क्या हो जाएगा बेटा, एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। दूसरे एंगल से रिवाइज कराता हूं, आर एंड एनओआर कब होता है, इंडिविजुअल आर एंड एनओआर कब होता है। अभी तक जो पढ़ाया है 2 केसेस में इंडिविजुअल आर एंड एनओआर होता है। पहला, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिजाइड्स अब्रोड, टोटल इनकम बेटा अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम एक्सीड्स 15 लाख, कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस फॉर 120 days or more but up to 181 days and 365 days or more in past 4 year। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ये आर एंड एन ओ आर, एडिशनल कंडीशन देखनी ही नहीं। और इसके अलावा कब होगा आर एंड एन ओ आर, नॉर्मल केस, when he satisfies any one of the basic condition and satisfies one or none of the additional condition। सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सिंप्लीफाइड है, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अब एक चीज और झेल लो, फिर एग्जाम में बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना। सेक्शन 61A, सेक्शन ही याद कर लेना बेटा, ये सेक्शन 61A, इंडियन सिटीजन टैक्स हेवन कंट्री में रहता है। इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, इंडियन सिटीजन टैक्स हेवन कंट्री में रहता है और टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है। बड़ा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कहाँ रहता है बेटा, टैक्स हेवन कंट्री। क्या होती है टैक्स हेवन कंट्री, जहां डायरेक्ट टैक्स नहीं लगते या लगते हैं तो बहुत नॉमिनल रेट से लगते हैं। दुबई, मॉरिशस, केमन आइलैंड, ये सब क्या है, टैक्स हेवन कंट्री। इंडिविजुअल टैक्स हेवन कंट्री में रहता है, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है। अगर वो कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो उसके हिसाब से चलना, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया तो रेजिडेंट। और अगर वो इंडिया में आया ही नहीं एक भी दिन के लिए, बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। हे मेरे राम, हरीश साल्वे, ये बेटा आपके टॉप क्लास के है साहब, एडवोकेट हैं, आपके सीए भी हैं, एडवोकेट भी हैं। इंडिया में टैक्सेशन का नाम लें, हरीश साल्वे जी का नाम लें, वन इज द सेम थिंग। सेकंड पर्सन डॉक्टर गिरीश आहूजा बेटा, जिनसे मैं पढ़ा हुआ हूँ साहब, एसआरसीसी कॉलेज के बेटा, ये भी टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में या तो इनका नाम ले लो या कुछ भी बोल दे, वन इज द सेम थिंग। ये वो पर्सन है जो पॉलिसीज बनाते हैं। अब आहूजा सर ने दिमाग लगाया, यार मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, मैं रेजिडेंट हूँ, ग्लोबल इनकम पे मेरे टैक्स लगता है, मैं क्यों ना केमन आइलैंड चला जाऊँ, टैक्स हेवन कंट्री है। हरीश साल्वे ने दिमाग लगाया, मैं क्यों ना केमन आइलैंड चला जाऊं, टैक्स हेवन कंट्री है। फर्क क्या पड़ना है, क्लाइंट मेरे बंधे हुए हैं, जिन्हें आना है उन्हें मेरे पास ही आना है। कंसल्टेंसी में क्या कर दूंगा, उन्हें केमन आइलैंड से दे दूंगा। फर्क क्या पड़ता था, पहले मैं नॉन रेजिडेंट हो जाता था, इंडिया में मैं आता ही नहीं था, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता था, मेरा स्टेटस क्या रहता था, नॉन रेजिडेंट रहता था। सारी की सारी पेमेंट मैं आउटसाइड इंडिया ले लेता था, इनकम कमाई भी बाहर, मिली भी बाहर, इंडिया में क्या नहीं लगता था बेटा, टैक्स नहीं लगता था। इन्हें पकड़ा है 61A में। इंडियन सिटीजन, अब लॉजिक से क्या पता समझ में आ जाए, नहीं तो रट लेना। इंडियन सिटीजन बड़ा है, टोटल इनकम किससे ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है, रहता कहां पर है, टैक्स हेवन कंट्री में रहता है। अगर कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो रेजिडेंट, अगर कुछ भी नहीं कर रहा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, स्यापा ही खत्म। एक भी दिन के लिए इंडिया में नहीं आया, क्या आंसर होगा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। कुल मिला के 3 केस में आर एंड एनओआर होता है, 3 केस में। नंबर 1 61A, क्या है 61A, इंडियन सिटीजन टैक्स हेवन कंट्री में रहता है, टोटल इनकम क्या है बेटा, उसके हिसाब 15 लाख से ज्यादा है, इंडिया में ना भी आया तो क्या हो जाएगा, आर एंड एनओआर। दूसरा, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिजाइड्स अब्रॉड, कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस, टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा, करंट ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा, अप टू 181 डेज, एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन, तो भी आर एंड एनओआर। और तीसरा केस नॉर्मल, कोई भी एक बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन कोई भी एक या कोई भी नहीं।
लिखना कुछ मत, मैंने एक एक चीज़ का डायग्राम बना रखा है, देखना जरा। ये तो 3 केस हो गए। नो नीड टू चेक सेकंड बेसिक कंडीशन इवन इफ इट इज सेटिस्फाइड। स्क्रीन पे देखो, मुझे क्या देख रहे हो नालायक हो, मेरे माथे पे थोड़ी ना लिखा है। सेकंड पढ़ो, इंडियन सिटीजन वेंट अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्पस, हो गया। थर्ड पढ़ो, इंडियन सिटीजन वर्क्स विद शिपिंग कंपनी एज ए क्रू मेंबर। फर्स्ट पढ़ो, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइड्स अब्रॉड हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम अप टू 15 लाख, इंडिया में किसके लिए आ रहा है? विजिट। ये तीनों एक्सेप्शन हो गई। फिर इसके बाद क्रक्स ये बनाया, मैंने हिंदी में लिख दिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फॉरेन सिटीजन को चेक करते हैं। उल्टी सीधी लैंग्वेज दिमाग में सेट हो जाती है ना। इंडियन सिटीजन को मत चेक करने लग जाना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको चेक करते हैं? फॉरेन सिटीजन को। अब ये क्रक्स है बेटा, अगर 15 लाख से ऊपर है, 15 लाख से ऊपर वाले तो पढ़ो, लेस देन 120 दिन, क्या मतलब हो गया उसका? 0 से 119, नॉन रेजिडेंट। 120 दिन या उससे ज़्यादा 181 दिन, और पहले के 4 सालों में 365 दिन, क्या आंसर होगा? अब ध्यान से पढ़ो, नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन, चेक ही नहीं करनी। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा फिर? वो ये पेज फाड़ के ले जाना एग्जाम में अगर याद ना हो। तीसरा बोलो, 182 दिन या उससे ज़्यादा तो नॉर्मल केस है, ठीक है। अब इन दोनों को इकट्ठा भी कर दिया मैंने, टोटल इनकम 15 लाख तक है तो ये केस बनेगा, 15 लाख से ऊपर है तो ये वाला बनेगा। एक बार इस टेबल को देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइड्स अब्रॉड कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस, टोटल इनकम या तो 15 लाख तक होगी या 15 लाख से ज़्यादा होगी। 15 लाख तक होगी तो 182 दिन के लिए है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। और अगर 15 लाख से ऊपर है तो वो 3 केस बनेंगे, 120 दिन से कम है तो नॉन रेजिडेंट, 120 दिन या उससे ज़्यादा 181 दिन, और 365 दिन या उससे ज़्यादा 4 दिन सालों में बेटा तो आर एंड NOR। और अगर 182 दिन या उससे ज़्यादा है तो बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट। मेकिंग सेंस? याद हुआ? एग्जाम में कैसे करें? सबसे पहले बेटा चेक करना क्या कोई 61A का केस तो नहीं बन रहा। ये तभी बनेगा जब क्वेश्चन में टैक्स हेवन कंट्री होगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहले देखना टैक्स हेवन कंट्री है या नहीं। अगर टैक्स हेवन कंट्री है तो वो 61A की प्रैक्टिस करवा रहा है। इसका लो रिवाइज कराओ। इंडियन सिटीजन टैक्स हेवन कंट्री में रहता है, टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, वो बेटा अगर कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो रेजिडेंट, अगर कुछ भी नहीं कर रहा बाय डिफॉल्ट R एंड NOR। और मैं इम्फेसिस लूंगा वो टोटल इनकम में फंसोगे 15 लाख निकालते वक्त। इंडिया की सारी, बाहर वाली 2, या तो बिजनेस से या प्रोफेशन से, वो भी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। मेकिंग सेंस? अगर क्वेश्चन टैक्स हेवन का है तो ये लगाना। फिर इसके बाद बेटा वो पूछेगा इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रह रहे हैं और इंडिया में आते हैं विजिट के लिए, अप टू 15 लाख, एबव 15 लाख। हाईली पॉसिबिलिटी है या तो इसमें से आएगा या इसमें से आएगा। CA में वो नॉर्मल केस नहीं बनाता, और अगर बन जाए तो फिर तीसरे पे वो नॉर्मल रखना। कोई भी एक बेसिक कंडीशन, एडिशनल दोनों, या दोनों में से कोई भी एक, कोई भी नहीं। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले इसको चेक करना, टैक्स हेवन है तो ये, अगर वो बाहर रह रहा है इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है तो ये वाला डायग्राम, और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है फिर तो नॉर्मल केस बनेगा बेटा वो। ठीक है, माइंड अप हुआ। रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्स इंसिडेंस बचा हुआ है अभी। 7 पर्सन के क्या हो गए बेटा अपने? रेजिडेंशियल स्टेटस हो गए। इसमें एक चीज़ और थी बेटा पढ़ने लायक, एक इंडियन सिटीजन जो इंडियन शिपिंग कंपनी में काम करता था
एज ए क्रू मेंबर अगर वो शिप इंटरनेशनल जर्नी पे है, क्या लो था, किसी को याद हो? इंडियन सिटीजन इंडियन शिपिंग कंपनी में काम कर रहा है एज ए क्रू मेंबर, नेवी मर्चेंट नेवी वाले यार, वो इंटरनेशनल जर्नी पे हैं, तो क्या लो सिखाया था? जिस दिन जाने का सीडीसी साइन होता है और जिस दिन आने का सीडीसी साइन होता है, आउटवर्ड इनवर्ड, ये पूरी ड्यूरेशन कहाँ मानी जाएगी? आउटसाइड इंडिया। आप मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, आपकी जर्नी है बेटा ये इंडिया, गुजरात, केरला, इधर बना दो ऑस्ट्रेलिया है इधर पर, समझ लेना। मैं इंटरनेशनल जर्नी पे हूँ बेटा, यहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट करी आज 10 नवंबर को, चलते चलते यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर आएगा। जर्नी मेरी वापस कंप्लीट हुई आके बेटा 10 फरवरी को। स्टार्ट कब हुई थी? 10 नवंबर मेरे एग्जाम्पल में, ख़त्म कब हुई है? 10 फरवरी। तो क्या लो था? 10 नवंबर से 10 फरवरी, ये कहाँ माना जाएगा? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके 182 दिन चेक करने, एक्सेप्शनल वाले केस में आ रहा है ना ये। अगर 182 दिन से कम होगा तो नॉन रेजिडेंट, 182 दिन या उससे ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ये रेजिडेंट होगा। ये रिलैक्सेशन केवल और केवल किसको है? जो इंटरनेशनल जर्नी पे है। तो जिस दिन जाने का सीडीसी साइन किया, जिस दिन आने का सीडीसी साइन किया, ये ड्यूरेशन कहाँ मानी जाएगी? आउटसाइड इंडिया। अब वाइंड अप हुआ बेटा 7 पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, कौन सा पॉइंट रिपीट करूं बोलो, क्योंकि इसके बाद फिर बनाएंगे हम टैक्स इंसिडेंट्स। ब्रेक के बाद लूंगा 10-15 मिनट के, यार गले में पेन हो रही है, आदत नहीं है इतना लगातार बोलने की। बोलें? हाँ, मतलब आप इसको पूछ रहे हो, ये वाला लो पूछ रहे हो? ये लो ये था ना बेटा, गुजरात, केरला, इधर अफ्रीका। अब मेरे को बोलने देना, वेसल या तो डोमेस्टिक में चलेगा या इंटरनेशनल में, शिप या तो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, इंटरनेशनल में। तो जिस दिन मेरी जर्नी स्टार्ट हुई उस दिन मैं एक डॉक्यूमेंट साइन करता हूँ, सीडीसी, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इस दिन मैंने साइन किया, इसका मतलब होता है मेरी जर्नी स्टार्ट अब मानी जाएगी। जर्नी चल रही है, यहाँ से यहाँ पर आया, गुड्स पैसेंजर कैरी करे, यहाँ से यहाँ गया, गुड्स पैसेंजर थे बेटा, फिर वापस आऊँगा, फिर यहाँ पर आऊँगा। अब मेरी जर्नी ख़त्म हो गई, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल 12 फरवरी को। तो लॉ ये बोलता है 10 नवंबर से 12 फरवरी जितने भी दिन बनेंगे ये मेरे आउटसाइड इंडिया माने जाएंगे। अब मैं चाहे यहाँ टेरिटोरियल वाटर में हूँ, चाहे बाहर हूँ, चाहे अंदर हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। लॉ क्या है? 10 नवंबर से 12 फरवरी में आउटसाइड इंडिया। ये रिलैक्सेशन उसी को है जो इंटरनेशनल जर्नी में है। अगर कोई डोमेस्टिक जर्नी में है तो ये लॉ नहीं है, फिर तो उसके काउंट होंगे इंडिया में। ठीक है ना, रिलैक्सेशन उसी को है जो इंटरनेशनल जर्नी में। क्लियर? और कोई डाउट, किसी पॉइंट को रिपीट करना हो तो टैक्स इंसिडेंट्स भी आज ही निपटा दूं ना बेटा, और वो भी निपटा दूंगा डीम टू एक्रोराइज बिजनेस कनेक्शन, खत्म हो जाएगा ना। तो ब्रेक ले लो यार,